बनर्जी की देश में आग लगाने वाली धमकी के खिलाफ बीजेपी के नेता उन्हें हर एंगल से घेर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि आखिर ममता बनर्जी ने धमकी क्यों दी। असल में राजनीति में कहा जाता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है वही धमकी को हथियार बनाकर उसे चलाता है। क्या ममता भी ऐसा ही कर रही है? क्या ममता की धमकी के पीछे छुपा हुआ है उनका डर? आइए अब ये पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ममता का डर क्या है। क्या है ये पूरा मामला जो दिखाता है कि ममता डरी हुई है? ये देखिए, क्योंकि अब जनता सीधे सीधे जो है ममता बनर्जी के खिलाफ हो गई है। ये ममता को डर सता रहा है और इसीलिए जो जनता की नाराजगी है उसको लेकर ममता डरी हुई हो सकती है। ममता बनर्जी ने अपने 13 साल के कार्यकाल में इस तरह कभी भी विपक्ष को जनता की आवाज बनते नहीं देखा जैसा इस बार वो देख रही है। और पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जन भावनाओं पर अपना नियंत्रण खो दिया है। अब समझिए ममता बनर्जी का दूसरा डर। ममता ने अपनी पार्टी टीएमसी को हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया है, लेकिन पहली बार अपनी ही पार्टी में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और पूर्व सांसद शांतनु सेन पहले ही ममता के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, और वो भी पार्टी के अंदर रहकर। इसके पहले होता यह था कि टीएमसी छोड़कर नेता चले जाते थे लेकिन पार्टी के अंदर अपनी आवाज नहीं उठाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और यही डर ममता का सरदर्द बन गया है। ममता की पार्टी के अंदर हालात इतने जटिल हो गए हैं कि खुद पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला में सरकार के खिलाफ संपादकीय छपने लगा है। और यह है ममता का तीसरा डर जो हम आपको बताने वाले हैं, और यह डर सबसे खतरनाक डर है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि वो कई सालों से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं और इसलिए बार बार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग उठती रही है, लंबे समय से उठ रही है। लेकिन ममता को कभी कोई चिंता नहीं हुई, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं हुई, कोई डर नहीं हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। लेकिन अब खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐसा बयान दिया है जो ममता सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी की तरह है। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की अनुमति नहीं दे सकता। जाहिर है इस बयान ने ममता के डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज ममता बनर्जी पर हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। कभी चुनाव के दौरान हिंसा करना, कभी चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले होना, कभी किसी भी आंदोलन को किसी तानाशाह की तरह कुचल देना। ममता बनर्जी पर यह आरोप लगातार लगते रहे। लेकिन हैरत की बात है कि वही ममता जिन्होंने खुद वामपंथी सरकार के दौरान बंगाल में हिंसा का सामना किया था, आज आंदोलन को कुचलने वाली ममता, हर आंदोलन को साजिश बताने वाली ममता, कभी खुद आंदोलन जीवी होती थी। और ये 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इसकी गवाही देती है। ये तीनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है 16 अगस्त 1990 की, दूसरी तस्वीर है 7 जनवरी 1993 की, और तीसरी तस्वीर है दिसंबर 2006 की। आइए अब इन तीनों तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी का आंदोलन जीवी चेहरा। पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसको आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस तरह की वो आंदोलन जीवी रही। पहली तस्वीर 16 अगस्त 1990 की है, जब दक्षिणी कोलकाता के हाजरा में ममता बनर्जी तत्कालीन वामपंथी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। ममता तब कांग्रेस में हुआ करती थी और इसी प्रदर्शन के दौरान सीपीएम के एक मुस्लिम कार्यकर्ता लालू आलम पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ममता पर लाठी से हमला कर दिया था, और इस लाठी के हमले में ममता का सर पूरी तरह से फट गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस कदर फट गया था कि उन्हें 16 टाके अस्पताल में लगाने पड़े थे, और अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा है वो तस्वीर भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और 1 महीने तक अस्पताल में ममता बनर्जी जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। ममता ने इस घटना का खूब राजनीतिक लाभ उठाया, खूब विक्टिम कार्ड खेला, और इसके बाद राजनीति की सीढ़ियां वो तेजी से चढ़ने लगी। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर जो 7 जनवरी 1993 की है। तब भी बंगाल में वामपंथी सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। उस समय नदिया इलाके में एक नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। ममता बनर्जी उस बलात्कार पीड़ित लड़की को लेकर रॉयटर्स बिल्डिंग में घुस गई थी, जो कि बंगाल के मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है। तब बंगाल की पुलिस ने ममता पर लाठियों से हमला बोल दिया और उन्हें घसीटते हुए सड़क से लाल बाजार पुलिस थाने तक ले जाया गया था। और कहते हैं कि इस दौरान ममता बनर्जी के कपड़े तक तार तार हो गए थे। इसी के बाद
ममता बनर्जी ने कसम खाई थी कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही रॉयटर्स बिल्डिंग में कदम रखेंगी। ममता ने अपनी कसम पूरी कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही वो अपने साथ हुई इस घटना को भूल गई। अगर उन्हें यह घटना याद होती तो वो आज बलात्कार पीड़ित महिला डॉक्टर की आवाज उठाने वाले छात्रों पर रॉयटर्स बिल्डिंग के पास ही लाठी नहीं चलाती। सोचिए, जो ममता खुद एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गई थी और आज उन्हीं की पुलिस रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने के नाम पर लोगों को नोटिस भेजती है। अब देखिए तीसरी तस्वीर। यह तस्वीर सिंगूर की है, ज्यादा पुरानी नहीं है। नवंबर 2006 में टाटा के नैनो कार के प्रोजेक्ट के खिलाफ ममता बनर्जी ने एक आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के दौरान ममता की टीएमसी कार्यकर्ताओं ने न केवल सड़कों पर हंगामा मचाया था, बल्कि उनके विधायकों ने बंगाल विधानसभा में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की थी। इसी आंदोलन की बदौलत बाद में ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई। अगर सिंदूर का आंदोलन, सारे जानकार बंगाल के मानते हैं और देश भर के भी राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर सिंगूर में ममता बनर्जी ने वामपंथी सरकार से टक्कर नहीं ली होती, आंदोलन नहीं किया होता, सड़कों पर जुलूस नहीं निकाले होते, तो शायद वो आज कोलकाता की गद्दी पर काबिज नहीं होती। तो ये जो आंदोलन जीवी ममता अब जो थी, ये आंदोलन जीवी ममता अब बदल चुकी है। उन्हें हर आंदोलन में अब साजिश की बू नजर आती है और ममता पूरी निर्ममता के साथ अपने खिलाफ होने वाले किसी भी आंदोलन को कुचल देती है। और ये हमने देखा है, बार बार देखा है, किस तरह से 27 अगस्त को उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, किस तरह से 28 अगस्त को उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पे हमले करवाए। हमने ये भी देखा कि कैसे मेडिकल कॉलेज में एक रहस्यमयी भीड़ घुस जाती है, प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर हमला करती है, अस्पताल में मरीजों के साथ बदसलूकी होती है, नर्सों डॉक्टरों पर हमला किया जाता है। तो जो ममता आंदोलन जीवी थी, वो आज की तारीख में आंदोलन विरोधी बन चुकी हैं। तो ये था ममता के पॉलिटिकल ब्रेन मैपिंग का पूरा सच। और यहां पर हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक।